आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हाँ, और आज का विषय सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल। जब हम डरावनी कहानियों के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई पुराना खंडर या रात का अंधेरा, या फिर कोई भटकती हुई आत्मा। हाँ। लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं, उसे पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि असली डर बाहर अंधेरे में नहीं होता। वो हमारे अपने घरों में होता है। एकदम सही कहा। परिवारों के अतीत में और उन खामोशियों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर बस दफना देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम YouTube चैनल डोडो टीवी हॉरर हिंदी की एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी काला जादू का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। और आज के सफर का जो मिशन है वो केवल कहानी सुनकर डरना नहीं है। भूत प्रेत की कहानियां तो इंटरनेट पर बहुत मौजूद हैं, लेकिन जब हम इस सोर्स की गहराई में जाते हैं ना, इसकी परतों को खोलते हैं, हाँ, तो हमें पता चलता है कि ये असल में जेनरेशनल ट्रॉमा और काले जादू के मनोविज्ञान की एक स्टडी है। एक परिवार के खौफनाक अतीत की कहानी। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान का डर और उसका जो आघात या ट्रॉमा है वो उसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां से वो खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब मैंने इस कहानी को पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही हमारी मुलाकात एक परिवार से होती है। 4 लोग हैं मुख्य रूप से। 10 साल का एक बच्चा ध्रुव, उसकी बड़ी बहन सारा और उनके माता पिता कुमुद और प्रताप। सही। कहानी का जो पहला दृश्य है, सच कहूं तो उसे पढ़कर ही मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो छत वाला सीन? हाँ, रात का लगभग 1 बजा है। 10 साल का ध्रुव अपनी बहन सारा के साथ छत पर सो रहा है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और उसे एक काली परछाई दिखती है। उसे लगता है जैसे परछाई सीधे उसकी आंखों के सामने उतर आई हो। जब वो नीचे झांकता है तो छत के एक कोने में उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है, जो उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। बिल्कुल। इस सीन को अगर हम साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये बहुत पावरफुल है। एक 10 साल का बच्चा जो कहानी के अनुसार पहले से ही नींद में चलने की बीमारी का शिकार है, स्लीप वॉकिंग। हाँ, स्लीप वॉकिंग, वो बिना कुछ बोले बस सम्मोहित सा उस अनजान औरत की तरफ खिंचा चला जा रहा है। स्लीप वॉकिंग अपने आप में इंसान को एक बहुत ही वल्नरेबल या कमजोर स्थिति में डाल देती है। उसे तो पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। एकदम। ध्रुव को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो छत के किनारे पर पहुंच चुका है और आधा हवा में लटक गया है। बाप रे, अगर वो 1 इंच भी आगे बढ़ा तो सीधा नीचे गिरेगा। गनीमत ये रही कि ठीक उसी वक्त उसकी बड़ी बहन सारा जाग जाती है। हाँ, और वो उसका पैर पकड़कर उसे बचा लेती है। सारा उसे डांटती भी है कि पता नहीं तुम्हारी ये बीमारी कब ठीक होगी। ये एक टिपिकल बड़े भाई बहन वाला रिएक्शन था। बिल्कुल। लेकिन इसके तुरंत बाद जो होता है ना, वो नॉर्मल नहीं है। उसे बुखार आ जाता है। हाँ। ध्रुव को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगती है। वो बुरी तरह कांपने लगता है। सारा जब उसका माथा छूती है तो वो तेज बुखार से तप रहा होता है। फिर वो उसे नीचे ले जाती है, कमरे में लाती है और घर में रखी हल्की बुखार की दवा दे देती है। अगले दिन जब बुखार और बढ़ जाता है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। और डॉक्टर का रिएक्शन बहुत अजीब था। वही तो, मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी। डॉक्टर बस उसे देखकर कह देता है कि इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पहलवान को मौसमी बुखार हुआ है। मतलब इतना कुछ हो रहा है और उसे सिर्फ सीजनल फीवर बता दिया गया। हाँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हम इंसान किसी भी असामान्य घटना को तुरंत किसी लॉजिकल फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस अक्सर ऐसा ही करता है। बिल्कुल। डॉक्टर का वो रिएक्शन एक तरह का कॉपिंग मैकेनिज्म है। जो समझ नहीं आता उसे कुछ नाम दे दो। सही कहा। जब दिमाग को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो समझ नहीं सकता तो वो उसे जानी पहचानी चीज का नाम दे देता है, जैसे कि मौसमी बुखार। लेकिन ये दिखाता है कि कैसे हमारा सामान्य विज्ञान उन चीजों के सामने एकदम बेबस हो जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं पैदा हुई है। हाँ, बल्कि किसी गहरे और अनदेखे खौफ से पैदा हुई हैं। वो दवाइयां ध्रुव के शरीर का तापमान तो शायद कम कर सकती थीं, लेकिन उस साये का इलाज कैसे करती? और वो दवाइयां काम करती भी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर सारा को पल भर के लिए तसल्ली जरूर मिल जाती है, क्योंकि उसके माता पिता भी 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। हाँ, तो वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन परेशानी तब अपने चरम पर पहुंचती है जब बुखार उतरने के बाद रात के 1 बजे के करीब एक और भयानक घटना घटती है। ध्रुव आंखें खोलता है। सारा उसके पैरों के पास सो रही है। ध्रुव जैसे ही बिना अपनी बहन को जगाए बिस्तर से नीचे उतरता है, अचानक कोई ध्रुव का पैर पकड़ता है और उसे खींचकर सीधे बिस्तर के नीचे ले जाता है।
कहानी में लिखा है कि ध्रुव बिस्तर के नीचे दर्द से कराह रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसकी आवाज सारा तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया हो। वो जो दूसरी दुनिया में चले जाने का एहसास है ना, वो असल में आइसोलेशन या अलगाव का प्रतीक है। जब कोई साया या डार्क फोर्स किसी पर हावी होना शुरू करती है, तो सबसे पहला काम वो यही करती है कि शिकार को उसकी सुरक्षित दुनिया से, उसके अपनों से काट देती है। एकदम। ध्रुव का अपनी बहन की पहुंच से बाहर हो जाना ये दर्शाता है कि अब उस पर कंट्रोल ध्रुव का अपना नहीं रहा, बल्कि उस साये का हो चुका है। और ये कंट्रोल अगली सुबह पूरी तरह से नजर भी आता है। जब सारा उठती है। हाँ, जब सारा उठती है और ध्रुव को बिस्तर पर नहीं पाती, तो वो घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढती है। तभी उसे किसी के ठंड से सिकुड़ने की आवाज आती है। वो ध्रुव को बिस्तर के नीचे से बाहर निकालती है, उसे गर्म कपड़े पहनाती है, लेकिन जब वो ध्रुव की बंद आंखें खोलती है, वो दृश्य बहुत डरावना है। सच में जो दृश्य बयां किया गया है उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ध्रुव की आंखों में उस बूढ़ी औरत का साया साफ दिख रहा था। और इतना ही नहीं, उस औरत की उंगलियां ध्रुव की आंखों से बाहर आ रही थीं। ये बहुत ही ग्राफिक और डिस्टर्बिंग इमेजिनरी है। बहुत ज्यादा। अगर हम साहित्य या लोक कथाओं की बात करें तो आंखों को हमेशा आत्मा का झरोखा कहा जाता है। आंखों के अंदर किसी और का दिखना और फिर वहां से उंगलियों का बाहर आना, ये कोई आम भूतिया घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो साया अब ध्रुव के शरीर को भीतर से चीरकर बाहर आना चाहता है। ध्रुव की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। उसका अपना वजूद खत्म हो चुका है और उस पर पूरी तरह से किसी और का कब्जा हो गया है। हाँ, बॉडी ऑटोनॉमी पूरी तरह छिन चुकी है। और खौफ का ग्राफ यहीं नहीं रुकता। इसके बाद जो होता है वो और भी भयानक है। इससे पहले कि सारा मदद के लिए किसी को बुला पाती, वो बिस्तर हवा में उड़ने लगता है। ध्रुव का शरीर उसी बिस्तर पर अकड़ने लगता है और उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। कहानी में ये डिटेल इतनी डरावनी है कि सारा उन हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुन सकती थी, जैसे कोई जानबूझकर एक एक करके उसकी हड्डियां तोड़ रहा हो। और इस भयानक शारीरिक दर्द के बीच ध्रुव जोर जोर से हंस रहा था। दर्द और हंसी का ये अजीब तालमेल। वो हंसी सुनकर सारा के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। हॉरर जॉनर में ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा काम करता है। दर्द इंसान का सबसे बेसिक रिएक्शन है, लेकिन जब भयंकर दर्द के बीच कोई हंसने लगे तो दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। एकदम। लेकिन यहाँ हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। ये साया कोई आम भटकती आत्मा नहीं है जो बस बच्चों को डराने आ गई है। हाँ, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट है। हाँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद साया ध्रुव के शरीर से उठकर सारा के सामने आता है। ध्रुव के ही हाथों से वो एक मांस का लोथड़ा सारा की तरफ फेंकता है और चिल्लाता है, उसे बुलाओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगी। अपनी माँ को बुलाओ जिसने मेरे साथ ये सब किया है। और यहीं पर कहानी का असल फोकस शिफ्ट होता है साइकोलॉजी की तरफ। हाँ, साइकोलॉजी में एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। जब कोई इंसान या इस केस में कोई आत्मा अपने असली दुश्मन पर वार नहीं कर पाती, तो वो अपना सारा गुस्सा किसी ऐसे व्यक्ति पर निकालती है जो कमजोर हो, जो आसानी से शिकार बन सके। वो साया बच्चों को इसलिए टॉर्चर कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि बच्चों की तकलीफ सीधे उनकी मां तक पहुंचेगी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अक्सर असल जिंदगी में भी देखा जाता है। बिल्कुल। कैसे बड़ों के कर्मों, उनके आपसी झगड़ों या उनके अतीत के फैसलों की सजा घर के निर्दोष बच्चों को भुगतनी पड़ती है। बच्चे यहाँ सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। सही कहा। आप कहानी में एंट्री होती है माता पिता की। साया सारा को बता देता है कि तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। और जैसे ही माँ यानी कुमुद कमरे में आती है, हवा में उड़ते हुए बच्चे अचानक नीचे गिर जाते हैं। सारा रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और सवालों की झड़ी लगा देती है। माँ, ध्रुव को क्या हुआ है? ये सब क्या है? लेकिन यहाँ मुझे कुमुद का रिएक्शन बहुत अजीब लगा। वो एकदम खामोश थी। वो कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप। बच्चों के पिता प्रताप कुमुद से कहते भी हैं कि शायद सही वक्त आ गया है, अब सबको सच बता दो। लेकिन कुमुद फिर भी चुप रहती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। एक माँ अपने बच्चों को इस हालत में देखकर चुप कैसे रह सकती है? वो चुप्पी कोई इग्नोरेंस या अनदेखा करना नहीं है, वो एक डीप शॉक और शायद गिल्ट का मिलाजुला रूप है। गिल्ट? हाँ, जब कोई ऐसा पुराना आघात या कोई ऐसा अतीत का सच जिसे आपने सालों पहले दफना दिया हो, वो अचानक आपके सामने आ खड़ा हो, और वो भी आपके बच्चों की जान का दुश्मन बनकर, तो अक्सर इंसान फ्रीज हो जाता है। कुमुद का मौन उसी ट्रॉमा रिस्पॉन्स का हिस्सा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वो जानती है कि जो सच प्रताप बताने को कह रहा है वो इस परिवार की बुनियाद हिला देगा। और वो तूफान अगली ही रात आ जाता है।
डॉक्टर दोबारा आकर ध्रुव को दवा दे गया है, लेकिन जैसे ही रात का 1 बजता है, खौफ फिर लौट आता है। इस बार सारा अकेली नहीं है। माता पिता दोनों वहां मौजूद हैं। ध्रुव को फिर से ठंड लगने लगती है। सारा जब उसकी पलकें हटाती है तो वो साया फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। और इस बार साया सारा को भी अपनी चपेट में ले लेता है। हाँ, एक काली परछाई सारा के चारों ओर मंडराने लगती है। अब दोनों बच्चे खतरे में हैं। अब वो साया सिर्फ डरा नहीं रहा है, वो परिवार की जड़ों को एक साथ खत्म करने पर उतर आया है। और तब जाकर कुमुद का सब्र टूटता है। वो साये को ललकारती है, छोड़ दे डायन, मेरी बेटी को छोड़ दे वरना। लेकिन ये ललकार उल्टी पड़ जाती है। साया दोनों बच्चों को एक साथ हवा में उठा लेता है और कुमुद पर हमला कर देता है। कुमुद को दोनों हाथों से पकड़कर उसका सिर जोर जोर से दीवार पर पटकने लगता है। खून बहने लगता है। कुमुद बेहोश होने वाली है, लेकिन वो पलटवार नहीं करती, क्योंकि उसे डर है कि बच्चों को नुकसान न पहुंचे। और तभी अंक कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है, जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। प्रताप बीच बचाव करता है और एक ऐसा सच बोलता है जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। वो अपनी पत्नी को साये से बचाता है और चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ माँ, कुमुद का कोई दोष नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। सोचिए सारा पर क्या बीती होगी। वो साया कोई अनजान डायन नहीं थी। वो प्रताप की सगी माँ थी। ध्रुव और सारा की अपनी दादी। साया प्रताप से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम तो मेरे खून थे। मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया था। इस डायलॉग ने पूरी कहानी का टोन ही बदल दिया। बिल्कुल, ये अब कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं रही। ये गहरी पारिवारिक त्रासदी बन गई। हॉरर से ज्यादा ये विश्वासघात की कहानी बन जाती है। और सबसे बड़ा विश्वासघात वो होता है जो अपनों से मिलता है। एक माँ और बेटे के बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। साये का वो दर्द, वो चीख कि तुम किसी गैर के घर से नहीं आए थे, मेरे अपने खून थे। ये दिखाता है कि इस धोखे का घाव मौत के बाद भी नहीं भरा। श्रोताओं के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक बेटे ने अपनी ही माँ के साथ ऐसा क्या किया कि वो एक खौफनाक साया बन गई। और यहीं से कहानी अपनी सबसे डार्क परत खोलती है। प्रताप अपने अतीत का वो पन्ना खोलता है जिसे वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। वो अपने पिता के बारे में बताता है। हाँ, वो बताता है कि कैसे उसकी माँ ने अपने क्रूर पति यानी प्रताप के पिता के अत्याचारों और घरेलू हिंसा से बचने के लिए काले जादू का रास्ता अपनाया था। डोमेस्टिक वायलेंस। प्रताप को बचपन की वो बातें याद थीं कि कैसे उसकी माँ रात के 12 बजे शमशान घाट जाती थी, कच्चा मांस खाती थी, ताकि वो एक ताकतवर डायन बन सके। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि काले जादू के जरिए वो अपने पति को वश में कर सके, ताकि रोज रोज की मारपीट बंद हो और वो एक सुखी परिवार की तरह रह सके। इस हिस्से को अगर हम थोड़ा डिकोड करें तो ये बहुत गहरा है। शमशान घाट जाना, कच्चा मांस खाना, ये सब बहुत विचलित करने वाला है। हमारी लोक कथाओं और कल्चर में ये चीजें क्या दर्शाती हैं? ये चीजें समाज के बनाए गए हर नियम, हर इंसानी मर्यादा को तोड़ने का प्रतीक हैं। एक औरत जो रोज अपने ही घर में प्रताड़ित हो रही है, जब उसे समाज या कानून से कोई मदद नहीं मिलती तो वो खुद को बचाने के लिए उस आखिरी हद तक चली जाती है, जहां वो अपनी इंसानियत ही दांव पर लगा देती है। बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी बुराई से लड़ने के लिए अपनाई गई बुराई इंसान को खुद एक राक्षस नहीं बना देती? वो एक राक्षस से लड़ने के लिए खुद एक मॉन्स्टर बन जाती है। ये साइकिल ऑफ अब्यूज का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है, जहां एक पीड़ित समय के साथ खुद एक उत्पीड़क बन जाता है। एकदम सटीक बात बोली आपने। और यही प्रताप की माँ के साथ भी हुआ। शुरुआत में शायद उसका मकसद खुद को बचाना था, लेकिन ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। हाँ, जैसा कि प्रताप बताता है, काले जादू की उस लत में वो औरत इतनी पागल हो गई कि उसने गांव के जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। और बात सिर्फ जानवरों तक नहीं रुकी। धीरे धीरे गांव के मासूम बच्चे गायब होने लगे। उसकी माँ ने अफवाह फैला दी कि ये किसी डाकू का काम है, लेकिन प्रताप जानता था कि उसकी अपनी माँ उन निर्दोष बच्चों की बलि चढ़ा रही है। सोचिए उस वक्त प्रताप की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। एक तरफ उसकी सगी माँ है जिसने अपनी जान बचाने के लिए रास्ता चुना, लेकिन दूसरी तरफ वो अब निर्दोष बच्चों की हत्यारिन बन चुकी है। ये एक भयंकर मॉरल क्राइसिस है। एक बेटे को अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और उसने वही किया। प्रताप ने कुमुद के जरिए गांव वालों को ये सच्चाई बता दी, और गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। इस कदर भड़का कि उन्होंने उस औरत को उसके पुराने घर के साथ जिंदा जला दिया। और यही वजह थी कि वो साया कुमुद से इतनी नफरत करता था। उसे लगता था कि कुमुद ने उसे धोखा दिया है, जबकि असल फैसला प्रताप का था। साया कहता भी है
कि तुम एक ऐसी दुनिया में चली गई थी जहां तुम बिल्कुल अकेली थी। इसलिए तुम मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती हो। लेकिन इसके बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। सच सामने आ चुका था। लेकिन साय का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ध्रुव और सारा की गर्दन पकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ने लगता है। बच्चों की आंखों और नाक से खून बहने लगता है। प्रताप मिन्नतें करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ऐसे मोमेंट में जहां लॉजिक काम नहीं करता, जहां कोई फिजिकल फोर्स काम नहीं करती, वहां आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। क्या? उस खौफ का सामना एक और बड़े खौफ से करवाना। और कुमुद ठीक यही करती है। कुमुद अंदर से एक तस्वीर लेकर उस साय के सामने आती है। वो तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि प्रताप के क्रूर पिता की थी। उस साय के पति की तस्वीर। और यकीन मानिए, इसके बाद जो हुआ वो पढ़कर मैं सुन रह गई। वो साया जिसके पास इतनी डार्क पावर्स थी, जो हवा में उड़ सकता था, जो बच्चों की हड्डियां बिना छुए तोड़ रहा था, वो सिर्फ एक फोटो देखते ही जमीन पर गिर पड़ता है। वो दर्द से तड़पने लगता है, रोने लगता है और चिल्लाने लगा, इस तस्वीर को मेरी नजरों से दूर करो। खौफ का वो लेवल। कुमुद जिस दिशा में जाती, वो तस्वीर का रुख साये की तरफ कर देती। डर इतना हावी था कि वो साया हवा में ही अपने शरीर से मांस के लोथड़े नोचने लगा। सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सीन इतना इम्पैक्टफुल क्यों है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कंडीशन्ड फियर, या जिसे हम पीटीएसडी के संदर्भ में देख सकते हैं। वो औरत मर चुकी है। वो एक ऐसी डायन बन चुकी है जिसके पास असीमित पारलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन उसका दिमाग या उसकी आत्मा, हाँ, आज भी उस डोमेस्टिक वायलेंस के ट्रॉमा से इस कदर बंधी हुई है कि अपने पति का सिर्फ एक चेहरा देखने भर से उसका सारा खौफ वापस आ जाता है। वो सर्वशक्तिमान होने के बावजूद उस तस्वीर के सामने आज भी वही बेबस औरत है जो रोज पिटती थी। ये साबित करता है कि ट्रॉमा शरीर के मरने के बाद भी इंसान की आत्मा या उसके सबकॉन्शियस में किस गहराई तक फीड हो जाता है। अंततः जब कुमुद वो तस्वीर उस साये के ऊपर फेंकती है, तो वो साया खुद को ही खत्म कर लेता है और परिवार आजाद हो जाता है। एक बहुत ही ट्रैजिक अंत। ये सच में झकझोर देने वाला था। कहानी के आखिर में एक लाइन लिखी है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। कौन सी लाइन? घरेलू हिंसा के दाग शरीर से तो मिट सकते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं। बिल्कुल, और यही इस पूरी विस्तृत चर्चा का सबसे अहम टेकअवे है। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें भूतों से डरना चाहिए। ये समाज की एक बहुत ही डार्क और अनकही सच्चाई को सामने लाती है कि कैसे घर के अंदर होने वाली हिंसा, जिसे अक्सर लोग आपसी मामला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो पूरी पीढ़ियों को नष्ट कर सकती है। बच्चों की जान ली और अंततः अपने ही पोते पोतियों को मारने पर उतारू हो गई। हिंसा कभी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, वो एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। बिल्कुल सही कहा। ये बात सुनने वालों को शायद अपने आसपास के समाज को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। हम जो बाहर देखते हैं, उसके पीछे अक्सर कई अनकहे दर्द छुपे होते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम यही समझ सकते हैं कि हमारे कर्म और सबसे बढ़कर हमारे आघात हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। एकदम। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे आघात एक इंसान की आत्मा को इतना बदल सकता है कि वो खुद एक खौफनाक परछाई बन जाए। तो क्या कोई परिवार कभी अपने पूर्वजों के इन अदृश्य घावों से, इस जनरेशनल ट्रॉमा से पूरी तरह आजाद हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये खौफनाक साए हमेशा हमारे डीएनए में, हमारी यादों में कहीं छुपकर हमारे कमजोर पड़ने का इंतजार करते रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए किसी नए स्रोत, नए रहस्यों और कुछ और गहरी सच्चाइयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।